नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक 6 जो 16 जुलाई 2021 का है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त और उससे संबंधित सम और परिमेय, यानी कि वृत्त जो गोला होता है जिसको हम कॉमनली गोले के नाम से जानते हैं, उस गोले के अंदर विभिन्न चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कईयों को वो चीज़ें पता भी होंगी। तो शुरू करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल में एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर हो उसे वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या। केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। तो देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रेखाखंड से संबंधित कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। वो कहता है कि अगर एक बिंदु है, कहीं पर भी कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से निश्चित दूरी पर कुछ बिंदु हैं, अगर आप इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक गोला बन जाएगा, ये एक वृत्त बन जाएगा। इसी को वृत्त कहा जाता है। यही होता है जिसको हम सामान्य भाषा में वृत्त या गोला कहते हैं। अब वृत्त में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है चाप। चाप क्या होता है? वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इस पूरे गोले के अंदर मैंने सिर्फ इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच के इस भाग को लिया तो कहेंगे ये एक चाप है। फिर आता है जीवा। वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यानी कि जैसे ये रेखा है जो बी और ए है, ये ए से बी तक, यानी कि इसने वृत्त को दो बिंदुओं पर छुआ। जब भी कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है तो हम कहते हैं कि वो एक वृत्तखंड है। और केंद्र से गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो अगर कोई जो जीवा ऐसी हो जो वृत्त के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ती हो लेकिन वो केंद्र से होकर निकले तो हम कहेंगे कि वो उसका व्यास है। फिर आता है त्रिज्याखंड। चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड मतलब जो एक त्रिज्या, यानी कि जो एक गोले की त्रिज्या होता है जिसको हम रेडियस भी कहते हैं, जब दो त्रिज्याएं आपस में, उनके बीच में एक क्षेत्रफल आता है तो उसे त्रिज्यखंड कहा जाता है। नाम अपने आप में बता रहा है, त्रिज्याओं द्वारा बनाया हुआ खंड, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, इसे त्रिज्याखंड कहते हैं। और अंतिम है वृत्तखंड। वृत्तखंड होता है जीवा और चाप के मध्य का क्षेत्र। मतलब अगर मैं गोले में कोई भी एक लाइन खींच दूंगा बीच में, जो उसके दो हिस्सों को, दो सिरों को छुएगी, तो उस सिरों के आगे पीछे की जो लाइनें हैं, जो क्षेत्रफल है, लाइन नहीं जो क्षेत्रफल है, उसको वृत्तखंड कहा जाता है। और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, तो वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जीवाओं का माप बराबर है तो जो कोण वो बीच में बनाती हैं वो कोण भी बराबर होंगे। विलोम, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। यानी कि अगर कोण बराबर तो जीवाएं बराबर, जीवाएं बराबर तो कोण बराबर। एक बार आपको क्लियरली समझा देता हूँ। अगर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी बराबर होंगे। आगे वो कहता है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। कहने का मतलब ये कि ये ए बी जो है ये केंद्र की जीवा है। क्यों केंद्र की जीवा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस सर्कल को, इस केंद्र को इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से टच करती है। और ओ से खींची जाने वाली लाइन, जो ओ से ए बी के लिए आप लाइन खींचेंगे, वो लाइन इस पर लंब होगी। मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो जीवाएं हैं, एक जीवा ये है ए बी और एक ये है सी डी। वो कहता है कि ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं। अगर ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं तो ये केंद्र से बराबर दूरी पर है, इनकी केंद्र से जो दूरी है वो भी बराबर है। और अंतिम है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है, यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कहने का मतलब ये है कि AOB पे कोण जो है ये दुगना है, तो APB जो परिधि पर बना होगा ये इसका आधा होगा। अगर यहाँ वाला कोण 100 है तो ये 50 होगा। इससे अगला, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए गोले के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया और कहा कि D वाला एंगल और B वाला एंगल, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो जो योग आएगा वो 180 आएगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। विलोम एक वृत्त के केंद्र से, अच्छा ये तो हमने कर लिया तो दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अंतिम देखते हैं, एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं। उदाहरण, एंगल A एंगल B के बराबर होगा। जैसे एक जीवा है, इस जीवा से आप कहीं भी कोण बना लीजिए, पर वो जो कोण बनेंगे दोनों के दोनों कोण वो बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कीजिए के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डैश होती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता हो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास होती है। अगर वो सबसे बड़ी है तो जाहिर सी बात है वो वृत्त का व्यास होगी। अगला है जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कि वो हमारा वृत्तखंड है। तीसरा है कि त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के मध्य का क्षेत्र है। चौथा है, दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। अब देखिए एक छोटी सी दिक्कत है, इन्होंने जो आकृति दी है वो उल्टी दे रखी है। चौथे प्रश्न की आकृति है ये और पांचवें प्रश्न की आकृति है ये। तो चौथा प्रश्न समझ लेते हैं। दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। ये BOC जो है ये व्यास है और आपको दे रखा है कि AB और AC बराबर है। आपको बताना है एंगल ABC ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इसको हमने बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया है मैंने। देखिए BOC वृत्त का व्यास है और AB AC के बराबर है। अब अगर AB AC के बराबर है तो ये जो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B ये भी तो बराबर होंगे। पिछली क्लास में हमने किया था कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और एंगल A जो होगा ये होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये वृत्त के आधे हिस्से में बना है। याद रखिएगा वृत्त के आधे हिस्से में बना हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C, A का मान 90 डिग्री अभी हमने निकाला। B और C क्योंकि बराबर हैं तो मैंने क्या किया, B की जगह तो B लिखा, C की जगह भी B ही लिख दी क्योंकि ये तो बराबर है। B जमा B, दो एंगल B और ये 90 जो था ये 90 इस तरफ से वहाँ गया तो ये घटा 90 हो गया। 180 में से 90 गया 90, दो यहाँ B के साथ गुणा हो रहा था इस साइड गया भाग हो गया और 90/2 यानी कि 45। अतः हमें पता लग गया कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये है आपके इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगला आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD, यदि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं AB और CD केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी कि उसने बोला कि वो बराबर कोण भेज रही हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं। अगर कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। जीवाएं बराबर होंगी तो AB किसके बराबर होगा? AC के। पांचवें का A पार्ट आंसर सही है।
और छठा देखते हैं, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त को दो बराबर जीवाएं, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त को दो बराबर जीवाएं हैं, जिसमें ए ओ बी 80 डिग्री है, तो सी ओ डी, अब अगर ए ओ बी 80 डिग्री है तो उसके सामने वाला सी ओ डी भी क्या होगा, 80 डिग्री। इसको भी आप इसी डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर ए ओ बी ये 80 डिग्री है तो हमें पता ही है बराबर है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की मैथ्स की वर्कशीट पूरी हुई। आज मैथ्स में बहुत ज़्यादा बड़ी वर्कशीट नहीं आई थी, छोटी ही वर्कशीट थी, पर जो भी थी हमने पूरी कर ली। आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। अगली वर्कशीट जो आज की आई है वो आई है विज्ञान की या साइंस की वर्कशीट। देखते हैं आज साइंस की वर्कशीट में क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है हमको। आज है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक, इन तीनों के ऊपर वर्कशीट आई है। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है, तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। परमाणु क्रमांक, जिसे कि हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, ये प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब किसी भी तत्व के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों को यदि आप माप लेंगे, काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे, तो वही उसकी परमाणु संख्या होगी। और परमाणु संख्या का जो प्रतीक है वो Z है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन का देखेंगे तो वो 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4। ऐसे ही सभी तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, बराबर है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर एक साधारण परमाणु की बात करें तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक परमाणु में, ये हमने कर लिया, तो सोडियम Na की परमाणु संख्या 11 है, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 और इसमें प्रोटॉन भी 12। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। और बिल्कुल ऐसे ही कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद आते हैं समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु के रूप जिन्हें परिभाषित किया जाता है, जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। मतलब परमाणु संख्या एक जैसी है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे पपीता आप मार्केट से लाते हैं तो सभी पपीते होते तो पपीते हैं लेकिन उनका वज़न अलग अलग होता है। जैसे आप केले लेके आते हैं तो मार्केट से जितने भी केले आप लेके आएंगे उनका वज़न अगर नापेंगे तो एक गुच्छे में लगे हुए भी सभी केलों का वज़न बराबर नहीं होता। ऐसे ही जब अणु होते हैं हमारे यहाँ, जो परमाणु होते हैं, कई बार एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम जिसका द्रव्यमान 1 होता है, ड्यूट्रियम जिसका द्रव्यमान 2 होता है, और ट्रीटियम जिसका द्रव्यमान 3 होता है। क्लोरीन की भी 2 समस्थानिक हैं, एक जिसका द्रव्यमान 35 होता है, एक जिसका 37 होता है। लेकिन परमाणु संख्या अगर आप देखेंगे तो 17 दोनों की 17 है, इसीलिए इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। कार्बन की भी 2 समस्थानिक लिखी हैं, 12 वाला और 14 वाला, एक का द्रव्यमान 12, एक का 14। अब समस्थानिकों का उपयोग कहाँ होता है, तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर आपको पता होगा जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ जिस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो यूरेनियम होता है। ऐसे ही कोबाल्ट का एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट एक पदार्थ है, उसके एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन का ही एक समस्थानिक होता है जिसका उपयोग करके हम घेंगा रोग का उपचार करते हैं। आगे देखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यह प्रतीक ए द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या होती है बच्चों ए, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को गुणा करके निकाला जाता है।
द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है कि किसी जो तत्व है उसके द्रव्यमान में क्या संख्या है, और इसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको जमा कर दिया जाए, परमाणु के प्रतीक रूप में लिखना। मान लीजिए कि एक परमाणु X का परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान संख्या A है। प्रतीक में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, नीचे लिखेंगे Z, ऊपर लिखेंगे A। ये लिखने का तरीका है। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11, द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसे लिखेंगे Na, ऊपर इसकी द्रव्यमान संख्या 23 और नीचे क्रमांक 11। चलिए, मुझे लगता है ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? इसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ये कहलाएगा द्रव्यमान संख्या। डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। तो आपको बताया था कि अगर एक ही परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तो इन्हें कहेंगे कि ये समस्थानिक है। समस्थानिक। और चौथा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। तो यहाँ जगह बहुत ही कम है 3 समस्थानिकों के लिए, लेकिन लिखने की कोशिश करते हैं। पहला है प्रोटियम, फिर दूसरा है ड्यूटेरियम, तो तीसरा जो है उसे यहाँ लिख रहा हूँ, वो है ट्रेटियम। ये 3 पदार्थ हैं। फिर है परमाणु संख्या को Z प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या को A प्रतीक द्वारा। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर 11 जमा 12 यानी कि 23। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो है 23। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई है बच्चों। हमने मैथ्स देखा, हमने साइंस देखा, और आपसे फिर मिलेंगे अगली बार जब मैथ्स और साइंस की वर्कशीट आएगी। तब तक के लिए बच्चों, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।